हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। है ना, अभी तक हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या होता है और पार्टुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं जो मे बी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो लास्ट हमने वीडियो में कवर करा था कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जो जाइगोट है वो फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन में, है ना, और फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होकर बनाता है मॉड्यूला, फिर वो और डिफरेंशिएट होता है और वो बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट, राइट। और एक बारी जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाता है यूट्रस में आके, है ना। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, है ना। तो अब बेसिकली होता क्या है इम्प्लांटेशन के बाद कि इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है ब्लास्टोसिस्ट में, जो आउटर लेयर है, वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, है ना। और इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इनको हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई, जो कि सराउंडेड होता है यूटेरिन टिश्यूज और मैटरनल ब्लड से। ठीक है, अब ये जो कोरियोनिक विलाई है और जो यूटेरिन टिश्यूज हैं, ये मिलकर इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं एक साथ। और इसी यही जो जॉइंट स्ट्रक्चर है ना, कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यूज का, ये फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किन के बीच, जो डेवलपिंग इंट्रा, जो एम्ब्रायो है, जो फीटस है, और जो मदर है, जो मैटरनल बॉडी है, उनके बीच स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। और इसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, तो अब जो ये प्लेसेंटा है वो करता क्या है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। तो वो जो है, एक तो वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई, किस चीज की? ऑक्सीजन, जो बेबी को चाहिए, जो जो आपका फीटस है उसको चाहिए, और न्यूट्रिएंट उसको चाहिए। तो दोनों की सप्लाई फैसिलिटेट करता है प्लेसेंटा। अब क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर हम ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? CO2 हटा देते हैं बॉडी से। या फिर अगर हम न्यूट्रिएंट्स फूड के फॉर्म में ले रहे हैं अपने बॉडी में, तो हम वेस्ट भी एक्सक्रीट करते हैं, है ना। तो ये ना सिर्फ सप्लाई करता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, बट ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है फीटस, या फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है एम्ब्रायो में या फीटस में, उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसको रिमूव भी करता है। तो बेसिकली ये प्लेसेंटा एम्ब्रायो से कैसे कनेक्टेड है? ये प्लेसेंटा एम्ब्रायो से कनेक्टेड होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, है ना। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, कैसे? एम्ब्रायो के अंदर और एम्ब्रायो के बाहर ले जाने में, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही, है ना, सप्लाई और रिमूवल का। उसके अलावा ये एक एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी एक्ट करता है, और ये बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है। बहुत सारे हॉर्मोन्स, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको बोलते हैं HCG, या फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जिसको बोलते हैं HPL, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन। सो ये सारे जो हमारे हॉर्मोन्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, और ये सारे हॉर्मोन्स जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा, है ना। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये तो यही है ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर। अब अगर इसको हम लेबल कर दें तो यहाँ पर आपको एक तो कुछ ऐसे प्रोजेक्शन से दिख रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, बेसिकली एक कैविटी है यूट्रस के अंदर की।
ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है ये है योग सैक, है ना। आपको पता होगा कि कोई भी जो फर्टिलाइजेशन होता है योग सैक जरूर होता है। ये हमारा है एम्ब्रायो या फिर फीटस, जो कि ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है कि बेसिकली अब ये जो एक सिस्टम बन गया है, ये जो एक एनवायरनमेंट बन गया है ना, इसको एक क्लोज करने के लिए जो हमारा सर्विक्स होता है ना, उसमें एक प्लग हो जाता है म्यूकस का, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली नीचे एक प्लग है म्यूकस का सर्विक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं, ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं जो जुड़ा हुआ है, जो बेसिकली जो जॉइंट है एम्ब्रायो को प्लेसेंटा से, है ना। ये बेसिकली प्लेसेंटा है ना। तो ये जो है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होंगे, बहुत सारे वेसल्स होंगे, है ना, जो ट्रांसफर और मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिकली एक ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि इसके बाद क्या होता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बनाने में हेल्प करता है प्लेसेंटा। अब इसके अलावा जो हॉर्मोन्स हमने देखे, है ना, उसके अलावा एक लेटर स्टेज जब प्रेगनेंसी की होती है, लास्ट के स्टेजेस में हार्मोन बनता है रिलैक्सिन, उस वो सिक्रीट होता है ओवरी से, है ना। उसमें भी हेल्प करता है प्लेसेंटा। अब ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो जितने भी ये हमारे हॉर्मोन्स हैं, एचसीजी, एचपीएल या रिलैक्सिन, ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनते हैं विमेन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया या थायरॉक्सिन हो गया, तो ये सारे हॉर्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं और ज्यादा लेवल में बनने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए? एक तो फीटल ग्रोथ के लिए, ठीक है, फिर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं मदर में उसके लिए, और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो डेवलप कैसे होता है एम्ब्रायो, वो देखते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, उसका रोल क्या है। अब हम देखेंगे कि एम्ब्रायो या जो फीटस है वो कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है, जो एम्ब्रायो है, वो डिफरेंशिएट कर जाता है दो लेयर में। अब बाहर की लेयर एक्टोडर्म हो गई और अंदर की लेयर एंडोडर्म हो गई, ठीक है। अब ये दोनों डेवलप होने के बाद जो बीच की लेयर है मीजोडर्म, वो भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। यही तीन लेयर जो हैं वो ही बनाती हैं सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स एडल्ट्स में, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों जो लेयर्स हैं हमारी बॉडी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अलावा जो इनर सेल मास है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्टेम सेल्स के पास पावर है, ये स्टेम सेल्स के पास बेसिकली ये पोटेंसी है कि ये कोई भी ह्यूमन का टिश्यू और ऑर्गन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो बेसिकली इससे धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली टाइमलाइन क्या होती है। ऑर्गन्स तो बन जाएंगे बट कब कब कैसे कैसे बनेंगे। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी आपको पता होगा कि 9 मंथ्स की होती है ना। अब क्या होता है, फर्स्ट मंथ में बनता है एम्ब्रायो का हार्ट। इसीलिए अगर आपको ग्रोइंग फीटस नोटिस करना है तो बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप से हार्ट का साउंड चेक कर लेते हैं, है ना। और उनको पता चलता है कि हाँ हार्ट डेवलप हो गया, फीटस तो ग्रो कर रहा है। तो फर्स्ट मंथ में तो हार्ट बन गया। सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते फीटस में लिम्स और डिजिट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। थर्ड मंथ जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है फर्स्ट 3 मंथ्स, है ना। तो थर्ड मंथ में जो है
मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फिफ्थ मंथ है, उसमें पहली बार लोग जो है मूवमेंट फीटस का नोटिस करते हैं। तो फिफ्थ मंथ में मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर, उनकी बॉडी पे धीरे धीरे हेयर आने लगते हैं। सिक्स्थ मंथ आते आते पूरी बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, और इवन अब आईलिड्स भी सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस भी आ जाती हैं, है ना। तो ये तो हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब जो है ऐसे ही धीरे धीरे वो डेवलप करता जाता है, और 9th मंथ के एंड पे आते आते फीटस फुल्ली डेवलप्ड होता है और वो रेडी होता है डिलीवरी के लिए, है ना। तो ये तो हो गई हमारी पूरी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन। अब बेसिकली जब टाइमलाइन खत्म होती है तो क्या होता है, तो होता है पार्टुरेशन, है ना। तो एवरेज ड्यूरेशन हमने देख लिया 9 मंथ का है। इस बेसिकली ड्यूरेशन, इस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब ये कंप्लीट होते ही बहुत ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं यूट्रस में, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस है वो बाहर बेसिकली एक्सपेल हो जाता है, बेसिकली बाहर निकल आता है। अब इसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन। ठीक है, तो पार्टुरेशन इंड्यूस कैसे होता है, अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ना। तो सिग्नल होता है, अब ये सिग्नल ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ही। तो जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है तो उसको बाहर आना है ना। तो वो क्या करता है कि इनिशियल सिग्नल भेजता है यूट्रस को, और उसकी वजह से थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, तो ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्रिन मसल पे, और ये जो आपके कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। ठीक है, अब जितना ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता जाता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, उतना वो स्टिमुलेट कर जाता है और सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का, है ना। तो ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, ये कंटिन्यू होता रहता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जो बेबी को है बाहर एक्सपेल कर देता है। ठीक है, और ये जो एक्सपल्जन है बेबी का यूट्रस के बाहर, इसी को हम बोलते हैं पार्टुरेशन। इसको क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। ठीक है, तो बेबी बेसिकली बाहर आ गया। अब इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, जो प्रेगनेंसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मैमरी ग्लैंड। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मैमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करता है और स्टार्ट करता है मिल्क का प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के एंड में आके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन, है ना। तो बेसिकली जो मदर है बेबी की, वो लैक्टेट करना शुरू कर देती है प्रेगनेंसी की एंड में। और ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली वो प्रोड्यूस कर रही है मिल्क। ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, यही बेबी को, ये जो न्यूबॉर्न है उसको फीड करता है ना, इसी से फीड करता है। अब जो इनिशियल फ्यू डेज में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी को इनिशियली डेवलप करवाते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट बहुत सारे डिजीजेस, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेबीज इम्यून सिस्टम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली जो है, हम बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग ड्यूरेशन रिकमेंड करते हैं फॉर बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। इसी के साथ गाइस हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया है, और हमने बेसिक्स तो पूरे देख लिए हैं प्रोसेस के, है ना। ये याद रखिएगा, इसके अभी हम एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। जब हम दूसरी बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना।
तो आई होप आपको ये बेसिक्स तो एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया, अगर आपने इसके सारे वीडियोस देखे हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए और फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिए। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिए वीडियो के, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपने डाउट्स व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, है ना। और आई होप गाइस अभी तक आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, सो दैट आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रही हूँ उनके अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स गाइस, बाय बाय।